बच्चों, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम. माई सेल्फ डॉक्टर संजय प्रसाद बधानी गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर इन्वायरमेंटल इशूज. दिस इज माई सेकंड लेक्चर एंड आई विल डिस्कस टुडे इज बीओडी. ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बीओडी का हमेशा फुल टर्म पूछता है कि इसका मतलब क्या है. तब बायोकेमिकल भी रहेगा और बायोलॉजिकल भी रहेगा, लेकिन बायोलॉजिकल नहीं लिखेगा बच्चों. बायोलॉजी के स्टूडेंट होकर बायोलॉजिकल नहीं लिख दीजिएगा. इसका सही नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. परीक्षा में आपको बायोलॉजिकल दे देगा, बायोलॉजिकल पर टिक नहीं मारिएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब ये बीओडी क्या है इसके बारे में मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ. एकदम ध्यान से सुनो बच्चों. क्या कहता है बीओडी में? बीओडी का मतलब होता है, पहला फुल टर्म तो जानेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. कहता है 1 लीटर पानी में, कितना पानी में? 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर है, 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर को, कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीडाइज करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, यूटिलाइज करता है, उस ऑक्सीजन की मात्रा को बीओडी कहते हैं. फिर से समझ लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है. मैं आपको ऐसा कंसेप्ट दे दूंगा कि आज के बाद से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा. बीओडी का मतलब फुल टर्म याद कर लो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. कहता है 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑर्गेनिक, आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, समझे कि नहीं, उसी ऑक्सीजन की मात्रा को बीओडी कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जिस पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, उस पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा ऑक्सीजन खर्च करना पड़ेगा ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए. इसका मतलब ये हुआ बच्चों का 3 पॉइंट दिमाग में बैठा लो, एकदम घुसा लो. क्या कहता है कि बीओडी ज्यादा, पॉल्यूशन ज्यादा. पहला पॉइंट क्या बोले? बीओडी ज्यादा, पॉल्यूशन ज्यादा. मतलब पानी बहुत ज्यादा गंदा, बीओडी ज्यादा, पानी ज्यादा गंदा. बीओडी ज्यादा, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जिसमें बीओडी ज्यादा होगा उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन कम होगा, ज्यादा गंदा पानी होगा, ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसको ऑक्सीडाइज करने में ज्यादा ऑक्सीजन खाएगा, यूज कर लेगा. तो मतलब क्या हुआ कि बीओडी और डीओ में, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन में इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है. अगर डीओ ज्यादा, बीओडी कम, बीओडी ज्यादा, डीओ कम. यही पॉइंट को बेटा याद कर लो. इसके जितना भी प्रश्न तुमसे कोई परीक्षा में पूछे, कभी तुम उल्टोगे नहीं. क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर. 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है, 1 लीटर पानी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे उनको ऑक्सीडाइज करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितना ऑक्सीजन यूज करते हैं, उसी को बीओडी कहते हैं. बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर. क्या बताएं कि ज्यादा गंदा पानी, ज्यादा बीओडी, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, ज्यादा बीओडी. और बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन. पॉल्यूशन मतलब गंदा, ज्यादा गंदा पानी, ज्यादा बीओडी. और बीओडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. जहां दोनों में उल्टा रिश्ता है, सास बहू का लड़ाई है, डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा, बीओडी कम, बीओडी कम, डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा. अब आगे पढ़िए बच्चों. एल्गल ब्लूम. एल्गल ब्लूम में पहले फोटो देख लीजिए. ये एल्गल ब्लूम है. क्वेश्चन कहाँ कहाँ बनता है मैं तुमको समझाता हूं इस बात को. ये झील है, नदी है, तालाब है, पानी देखो कैसा हो गया. इसमें बच्चों 3 पॉइंट आपको याद कर लेना है और 3 पॉइंट याद करने से आपका बेड़ा पार है. पहला चीज क्या है कि इसमें एल्गल, प्लैंक्टोनिक एल्गी. किस एल्गी का? प्लैंक्टोनिक एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो ग्रोथ कर गया. पहली बात.
ब्लू ग्रीन एल्गी या प्लैंक्टोनिक एल्गी के ग्रोथ होने से, जब एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, कलर कैसा है, हरा है, तो ये हरा होने का कारण क्या हुआ, उसका पिगमेंट के कारण हुआ। कहता है कि घर का जो सीवेज है या इंडस्ट्री से जो पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, उसको हम इसमें, घर का जितना गंदा पानी है सब इसमें डाल दे रहे हैं, खोल दिया अपना पाइप को निकल, तो वो जो गंदा पानी है, जो सीवेज वाटर है, उसमें किसका, इस पॉइंट को लाल हम कर दिए, इसका मतलब जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ये जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, ये जब सीवेज वाटर के साथ, जब नदियों में या झीलों में या आपको नदी तालाब में जब डाल दीजिएगा, तो ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या करेगा, ये जो एल्गी के ग्रोथ को बढ़ा देगा। जब एल्गी का ग्रोथ बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, पानी पूरा हरा हो जाएगा। एल्गी का जब ग्रोथ बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि जो बहुत सारे जो बीओडी इसका बढ़ जाएगा, बीओडी बढ़ेगा, ऑक्सीजन कमेगा, उस नदी तालाब में जो रहने वाली मछलियां हैं वो पानी की कमी से क्या होगी, मर जाएगी। क्या होगी बेटा, मर जाएगी। इसलिए कहता है एल्गल ब्लूम्स कॉज डिटोरिएशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी। मछली जो रहती है, ये जो एल्गल ब्लूम जो ग्रोथ कर गया, काहे ग्रो किया कि जो सीवेज वाटर में खूब क्वेश्चन आता है किसका, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का। ये दो सब्सटेंस याद कर लो, एनपी एकदम याद कर लो। वो क्या करेगा कि इसके एल्गी के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मदद किया, बढ़ गया, पानी में बढ़ गया, एल्गल ब्लूम हो गया, हरा कलर हो गया। और कुछ एल्गी जो ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक केमिकल सिक्रीट करते हैं, पानी में जो है महक आ जाएगा, पानी जहरीला हो जाएगा, किसी काम के नहीं रहेगा, बीओडी की कमी होगी, मछली को ऑक्सीजन कम मिलेगा, मछलियां जो है मर जाएंगी। सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, बहुत जहरीला होते हैं। बंद हो गया। ये एल्गल ब्लूम के बारे में बोल रहा था बच्चों कि ये एल्गल ब्लूम में जो है इसका ग्रोथ के लिए जो रीजन है, जो मेन फैक्टर है, बच्चों याद कर लेना, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एल्गी के ग्रोथ को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, और एल्गी का रंग हरा होता है, इसलिए इसका रंग हरा होता है। कुछ एल्गी का जो है हाईली टॉक्सिक केमिकल रिलीज करते हैं, इसलिए पानी को किसी के लायक नहीं छोड़ते हैं। और जब एल्गी जब बढ़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, तो उससे क्या है कि उसमें बीओडी बढ़ेगा, बीओडी बढ़ेगा तब ऑक्सीजन की कमी होगी, मछलियां मर जाती हैं। तीसरा बात ये बच्चों है वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया, इसको जल कुंभी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको जल कुंभी कहते हैं। और बच्चों देखो इस जल कुंभी के बारे में मैं बताइए, इस पौधा को साउथ अमेरिका से इसको लाया गया इंडिया में। काहे के लिए लाया गया, क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में। इसके फूल और इसका जो पत्ते हैं, लवली फ्लावर और शेप ऑफ द लीफ इतने सुंदर हैं कि हर को मोहित कर लेता है। इसको लाया गया, इसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं, इकॉर्निया कहते हैं। इसका जो है ये एक वीड का काम करने लगा। इसका कॉमन नेम जो क्वेश्चन आता है, इसको कहता है टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, बंगाल का आतंक। क्वेश्चन आएगा बंगाल का आतंक किसको कहते हैं, तो वाटर हाइसिंथ जलकुंभी लिखिएगा। इसका दूसरा क्या है, वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड आएगा, कि दुनिया का सबसे प्रॉब्लमेटिक, बहुत तेजी से फैलने वाला है, और इतना तेजी से पूरे पानी में फैल जाता है कि पूरा छा जाता है और दूसरे सभी प्लांट को खत्म कर देता है। तो कहता है वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड क्वेश्चन आ गया, जलकुंभी लिखिएगा। टेरर ऑफ बंगाल आ गया, जलकुंभी लिखिएगा। मोस्ट इन्वेसिव वीड आ गया, बहुत तेजी से फैलने वाला वीड। वीड मतलब खरपतवार, जो नॉर्मल प्लांट के भोजन पानी को ग्रहण कर ले, उसको लेने दे। तो ये क्वेश्चन आपका जलकुंभी आ गया। इंडिया में लाया गया, इंडिया में काहे लाया गया, लवली फ्लावर, खूब सुंदर फूल और पत्तों के कारण। अब आपका आया बच्चों बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करता हूं। ये फोटो हमेशा परीक्षा में आता है, 12th के परीक्षा देने जाइएगा, कोई कंपटीशन देने जाइएगा मेडिकल वगैरह का, तो ये फोटो दे देगा, लेबलिंग करने बोलेगा। यहाँ कंसेप्ट क्लियर करो बच्चों। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ, बायो मैग्निफिकेशन हो गया कि बायो मतलब लिविंग थिंग, लिविंग थिंग मतलब लिविंग सेल, हमारा जो बॉडी का सेल है उसमें मैग्निफिकेशन हो गया, मात्रा बढ़ गई। किसकी, टॉक्सिक एलिमेंट की, जहर की। टॉक्सिक एलिमेंट का मात्रा बढ़ जाए बायोलॉजिकल सिस्टम में तो उसको कहता है बायो मैग्निफिकेशन। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। टॉक्सिक जहर की मात्रा बढ़ जाए, जो हमारे शरीर का जहर है, टॉक्सिक मटेरियल है,
जैसे क्या है डीडीटी है, एनसीईआरटी में पढ़ना डीडीटी और मरकरी के बारे में पढ़ना बच्चों, कि डीडीटी और मरकरी, डीडीटी और मरकरी, डीडीटी के बारे में कभी कभी फुल टर्म आ जाएगा कि व्हाट इज द फुल टर्म ऑफ डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी का फुल फॉर्म याद करो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये फैट सोल्यूबल है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है मेडिकल में और परीक्षा में। और डीडीटी क्या है, बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो बोलना ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब हुआ कि हमारा जो सेल है, हमारा टिश्यू है, इसको ना हमारे यूज करता है और ना शरीर से बाहर निकलता है, ये हमारे सेल में जमा हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारा सेल का मेटाबॉलिज्म उसको न ब्रेक कर सकता है, न उसको यूटिलाइज कर सकता है और ना उसको शरीर से बाहर निकालने की शक्ति है। ये हमारे बॉडी में जमा हो जाता है, इसलिए कहता है डीडीटी। तो ये बच्चों यहाँ फोटो याद कर लो, यहाँ याद करना है। क्या याद करना है, कैसे याद होगा, मैं समझाता हूँ, पॉइंट पकड़ो। ये है जोन ऑफ वाटर, ये क्या है, जोन वाटर। किसका जोन है ये, इससे पानी दिखाई पड़ रहा है, किसका है, पानी, वाटर जोन है, किसका है, वाटर जोन। तो वाटर जोन मतलब देखिए फोटो से, देखिए नीचे का फोटो, ये वाटर जोन है। ये वाटर जोन में कौन है, छोटी मछली, बड़ी मछली, कौन है साहब, छोटी मछली है, बड़ी मछली है, और ये सीगल है। सबसे ऊपर में जो है बड़ी मछली को खाने वाली चिड़िया है, जो सीगल कहते हैं, समुद्र में सीगल कहते हैं। तो ये बायो मैग्निफिकेशन में पहला पॉइंट याद करो, वो है वाटर जोन। क्या याद करो, वाटर, WZ, वाटर जोन, वाटर जोन, वाटर जोन याद कर लो। पानी के जोन में कौन रहते हैं, छोटी मछली, बड़ी मछली, और ऊपर में कौन है, चिड़िया है, पक्षी है, जो बड़ी मछलियों को खाती है। पहला पॉइंट याद कर लिखने का, अगर लेवलिंग आता है बराबर, हर परीक्षा में आता है बच्चों। तो नीचे वाटर या जेड से हो गया वाटर जोन, जोन से जू प्लैंकटन, और ये क्या हो गया, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, ये लिख दिया बच्चों। अब इधर लिखना पड़ेगा, फिगर को लिखना पड़ेगा। इस फिगर में क्या ध्यान देना है, ध्यान देना है कि सभी में हम बताए थे ppm, पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन देखिए लास्ट में क्या है, बी है, यही मेन जड़ है। हम लोग जो कॉपी चेक करते हैं तो यही देखते हैं कि लड़का यहाँ बी लिखा कि एम लिखा, यहाँ ppb है, पार्ट्स पर बिलियन, और बाकी सब में एम है, देखो सब में एम है। पहला पॉइंट पकड़ लिए, पहला फॉर्मूला वाटर जोन, छोटी मछली, बड़ी मछली, फिश ईटिंग वर्ड। दूसरा पॉइंट क्या पकड़ना है, बी, पहला बी है, उसके बाद एम है, बी, पहला बी, एम, बी से शुरू करिए, बी के बाद एम आता है। बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन है, ये पार्ट्स पर मिलियन है। तीसरा पॉइंट जो आपको समझा देता हूं, जो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, ये फिगर लिखना पड़ेगा। फिगर में बताता हूं क्या लिखा है, देखो 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, को दिक्कत होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। अब 0 लड्डू देखिए, यहाँ 2 लड्डू, यहाँ 1 लड्डू, यहाँ वो भी लड्डू नहीं, तो यहाँ 2 लड्डू, 2 लड्डू, 1 लड्डू, कोई लड्डू नहीं। तो 3 4 5 लिख दीजिए, 2 लड्डू, 1 लड्डू और 1 को लड्डू नहीं, और फिर आपको हो गया, याद हो गया। अब फिर यहाँ क्या करिए कि 2 और 5, क्या है 2, और ये 2 में फिर नीचे वाला 5 जोड़िए, 2 और 5। अब आपको ये फिगर पहले कंसेप्ट क्लियर कर लिए, फिगर इसलिए मैं आपको बताया कि इससे हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है। लेवलिंग करने आएगा, पूछेगा क्वेश्चन, तो इसको क्लियर कंसेप्ट हो गया। पहला वाटर जोन, वाटर, फिर जू प्लैंकटन, छोटी मछली, बड़ी मछली, और फिश ईटिंग बर्ड, जो सीगल भी कहते हैं। ये क्या हुआ, किसका लिया, डीडीटी का लिया गया है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नॉन बायोडिग्रेडेबल किसको कहते हैं, जिसको हमारा बॉडी न यूज कर सके, न एक्सक्रीट कर सके, न बाहर निकाल सके, न कंज्यूम कर सके, बल्कि हमारे सेल में, हमारी कोशिकाओं में जमा हो जाएगा। तो जैसे जैसे डीडीटी की मात्रा देख रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मात्रा बढ़ रही है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा डीडीटी कहाँ है, तो सबसे ज्यादा डीडीटी टॉप कार्निवोर पर है। सबसे ऊंचा, इसको टॉप कार्निवोर कहते हैं, सबसे ऊंचा जो है इसी के पर जो है आपको डीडीटी की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि इसको ये खाया, इसको ये खाया। तो बच्चों मैं बोल रहा था कि ये जो आपका बायो मैग्निफिकेशन में वाटर जोन याद करिएगा। पहला वाटर आ गया, जोन मतलब जू प्लैंकटन, छोटी मछली, बड़ी मछली और सीगल है। कहता है ये किसका लिया गया है, डीडीटी का कंसंट्रेशन। कैसे कैसे ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं डीडीटी की मात्रा बढ़ रही है। इसी डीडीटी क्या है, हाईली टॉक्सिक एलिमेंट है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये क्या हमारा अपना बॉडी सेल यूज कर सकता है, ना बॉडी इसको एक्सक्रीट कर सकता है, बल्कि हमारे बॉडी में, हमारे सेल में ये एक्यूमुलेट हो जाता है। उसी को कहता है बायो मैग्निफिकेशन।
मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में सेल में जिसका मैग्निफिकेशन हो गया, जैसे इस ऊपर जा रहे हैं इसकी मात्रा बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर 3, 4, 5, 25 आगे 25 ppm है, यहाँ पार्ट पर मिलियन है 25, या पार्ट पर बिलियन है। आंसर क्लियर हो गया बच्चों। अब कहता है क्या है कि डीडीटी के बारे में बता दिया कि फुल फॉर्म आएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी क्या है? फैट सोल्युबल, वाटर सोल्युबल, फैट सोल्युबल है। तीसरा पॉइंट जो परीक्षाओं में आता है वो आता है कि बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये बोलिएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ है? टॉप कार्निवोर में पाई जाती है। एक वर्ड आ गया यूट्रोफिकेशन। ये यूट्रोफिकेशन क्या है बच्चों? यूट्रोफिकेशन का मतलब हुआ कि जो आपके घर के अगल बगल जो झील है, तालाब है, पहले बहुत से तालाब थे लेकिन अब तालाब खत्म हो रहे हैं, झील खत्म हो रही है, मृत हो रहे हैं, तो उसी का आता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन कहाँ होता है? तो पहला पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फ्रेश वाटर बॉडी में, जहाँ मीठा पानी है वहीं होता है पहला पॉइंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षाओं में कि आपको सॉल्टी वाटर दे देगा, कुछ एग्जाम्पल दे देगा, लेकिन दिमाग में रखिए कि फ्रेश वाटर बॉडी में ये होता है। और यूट्रोफिकेशन नेचुरल फिनोमेनन है। तो दो बात, इस लाइन से दो इंपॉर्टेंट, नेचुरल फिनोमेनन फ्रेश वाटर बॉडी में होता है। यूट्रोफिकेशन कैसे होता है? क्या होता है कि पानी में जब हम सीवेज वाटर, एग्रीकल्चर का पानी या इंडस्ट्रियल वेस्ट जब जाता है, तब क्या होता है? उस पानी में नाइट्रोजन फॉस्फेट, एनपी, एल्गल ब्लूम में भी मैं एनपी बोला था, ये भी एनपी बोल रहा हूँ कि जब सीवेज के पानी में, एग्रीकल्चरल खेत से जो निकला हुआ पानी है या इंडस्ट्री से जो पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। ये नाइट्रोजन फास्फोरस क्या करता है कि पानी में एल्गी को ब्लूम मतलब एक्सेस ग्रोथ, ब्लूम मतलब एक्सेस ग्रोथ करवा देता है, खूब ग्रोथ होता है। और जब ग्रोथ होगा तो क्या होगा? तो वो ग्रोथ होगा तो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन ले लेगा, घुला ऑक्सीजन लेगा तो मछलियाँ क्या होगी? मर जाएंगी। क्यों मरेंगी? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के कारण। कहता यूट्रोफिकेशन दो तरह का होता है, एक को कहता नेचुरल, दूसरे को कहता कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, या इसका तीसरा नाम है बच्चों ह्यूमन। क्या बोलता है? ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होता है। नेचुरल में क्या हुआ? ये फोटो आपको दिखा रहे हैं बच्चों, ये फोटो देखिए, ये फोटो में दिखा रहा है कि जो नाइट्रोजन फास्फोरस जो है, ये जो पानी से आया, सीवेज वाटर, एग्रीकल्चर वाटर से जो आया, इंडस्ट्री से आया, जो पानी, जो तालाब है, झील है, उसमें पानी आया, उस पानी में क्या है? नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है। ये नाइट्रोजन फास्फोरस क्या करेगा? जो फाइटोप्लैंक्टन है इसके ग्रोथ को बढ़ा देगा। जब ग्रोथ बढ़ेगा, एल्गल ब्लूम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम। ये सेज ग्रास है, जिस सेज ग्रास में वो जाके वो घर है वहाँ पर रहते हैं, ठौर ठिकाना बनाते हैं। ये जो है तालाब में जो बगल से जो है आपका क्या बोलते हैं, आपका सॉल्ट है, आपका सॉइल है, मट्टी है, गाद है, वो सब गंदगी पंदगी वो धीरे धीरे टपक टपक के आ रहे हैं और इसके लेवल को जो है ऊंचा कर रहे हैं। जो एल्गी हैं, जो जानवर हैं, वो भी मर रहे हैं, वो भी उसका ढेर लगा रहे हैं। और वो जो फाइटोप्लैंक्टन है, चाहे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम करने से क्या होगा कि ऑक्सीजन कमी होगी, वो मरेगा। जो एल्गी नेचुरल डेथ होगा, जो जानवर मरेंगे वो भी इसी तालाब के अंदर से जमा होंगे, धीरे धीरे की गहराई कमेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, इधर से मट्टी उट्टी आ रहा है, सिल्ट आ रहा है, वो भी जमा होगा। इसको कहता है नेचुरल यूट्रोफिकेशन। अब क्या कहता है कि आपको जो है एक कल्चरल होता है, जिसमें क्या है कि आदमी अपना जितना कूड़ा कचरा है सब लिया और नदी तालाब में डाल दिया अपना, उससे भी क्या है कि धीरे धीरे वो नदी तालाब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उस पर लोग कब्जा कर करके मकान बना लेते हैं, घर बनाते हैं, क्योंकि ज़मीन का महंगा हो गया है। समझे ना? ये चीज़ है। ये केस स्टडी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। ये आपका गंदा पानी के ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का कहानी है, केस स्टडी है, जिसमें गंदा पानी को कैसे साफ किया गया बिना कोई दिमाग लगाए, बिना कोई, एकदम नेचुरल, बहुत बढ़िया तरीका से किया गया। कैसे किया गया, कहाँ किया गया, वो देखो बेटा। ये एक जगह है आरकटा। क्या जगह है बेटा? आरकटा। आरकटा कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया का है अमेरिका में के कैलिफोर्निया के आरकटा नामक शहर में। वहाँ के लोगों ने हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ की यूनिवर्सिटी था, कैसे हम मगध यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, वहीं आरकटा में एक हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी था। वहाँ के वैज्ञानिकों से सहयोग लेकर के वहाँ के जो लोकल पीपुल थे, जो कॉशस थे, अपने
इन्वायरमेंट के बारे में, उनकी मदद से क्या किया कि जो वेस्ट वाटर वहाँ से जो गंदा पानी निकल रहा था, जनरेट हो रहा था, उसके ट्रीटमेंट का एक नया प्रोसेस बनाया बिना कोई दर दवाई दिए। कैसे बनाया? इसको उन्होंने 2 स्टेज में किया। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को 2 स्टेज में किया, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या किया गया कि पानी को फिल्टर किया गया। फिल्टर करने से क्या हुआ, कोलाइडल सब्सटेंस जो ऊपर जो कागज़ पत्थर हैं, फीकल मैटर है, चाहे जो आपका प्लास्टिक है, उसको जो है फिल्टर करके अलग कर दिया। फिर सेकंड सेडिमेंटेशन के द्वारा जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उसको अलग कर दिया। फिर क्या, क्लोरीन ट्रीटमेंट के कारण, क्लोरीन ट्रीटमेंट से क्या हुआ, पानी में जो बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह थे वो किल हो गया। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और क्लोरिनेशन हुआ। सेकेंड स्टेज, लेकिन उसके बाद भी क्या बताए कि वाटर में डिजॉल्व सॉलिड सब्सटेंसेज हैं, डिजॉल्व मेटल्स हैं, हेवी मेटल हैं, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उनको अब साफ करना है। उसके लिए सेकंड अप्रोच अपनाया गया, उसको कहा था इनोवेटिव अप्रोच। क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में कि इनोवेटिव अप्रोच किस स्टेज का चीज़ है, फर्स्ट या सेकंड? आप बोलिएगा सेकंड स्टेज का चीज़ है। इसमें क्या किया गया ये मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। इसमें क्या किया गया कि एक 60 एकड़, क्या किया गया बच्चों, एक 60 एकड़ लैंड, 60 एकड़, 1 एकड़ में 10,000 स्क्वायर फीट होता है। 60 एकड़ लैंड लिया गया। उस 60 एकड़ लैंड को 6 हिस्सा में बांटा गया और हर हिस्सा में पहले बैक्टीरिया, फिर उसके बाद आपका फंगाई, फिर एल्गी, फिर प्लांट। बैक्टीरिया, उसके बाद बगल में फंगाई, एल्गी, प्लांट को 6 हिस्सा बांटा गया। 60 एकड़ लैंड लिया गया, 6 डिवाइड किया गया और बैक्टीरिया, उसके बाद आपको जो है फंगाई, एल्गी, प्लांट को उसमें कल्चर किया गया, पौधे लगा दिए गए, उसे लगा दिए गए। इधर से क्या किया गया कि फर्स्ट स्टेज का जो पानी था उसको फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, क्लोरिनेशन करने के बाद उसको जो है उस मार्सी लैंड में, उस खेत में पार कर दिया गया। पार किया गया तो पानी पहले उस 6 स्टेज से जो है पार किए। पहले बैक्टीरिया से भेंट हुआ, फंगाई से भेंट हुआ, फिर उसके बाद जो है एल्गी हुआ, प्लांट हुआ। जब वो पानी जिसमें हेवी मेटल घुला हुआ था और लास्ट में इधर से जब क्लीन वाटर निकल रहा है तो लोगों ने क्या देखा कि पानी में जो हेवी मेटल थे, उस हेवी मेटल को बैक्टीरिया, जो फंगाई, एल्गी और प्लांट ने क्या किया, उसको 3 चीज़, या तो एब्जॉर्ब कर लिया, या न्यूट्रलाइज कर दिया, या एसिमिलेट कर लिया। हेवी मेटल को 3 काम किया। NAA याद कर ली, NAA न्यूट्रलाइज, एब्जॉर्ब, एसिमिलेट कर लिया। और वो हेवी मेटल जो है, जो पानी शुरू में जो डर्टी वाटर जा रहा था उससे वो क्लीन हो गया। द वाटर फ्लोज थ्रू द मार्सेज इज गेटिंग प्यूरिफाइड नेचुरली, नेचुरल प्यूरिफिकेशन हो गया, कोई केमिकल का यूटिलाइजेशन नहीं किया। अब क्या हुआ कि जब वो 60 एकड़ लैंड में वो पौधा लगा हुआ है, एल्गी लगा हुआ है, सब ग्रोथ हुआ, तो बहुत दिन क्या हुआ कि वहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी डेवलप कर गया। बहुत से चिड़ियाँ आने लगे, बहुत से जानवर आके रहने लगे, एक अच्छा बायोडाइवर्सिटी डेवलप कर गया। अब एक सेंचुरी बन गया। क्या बन गया? सेंचुरी बन गया। तो कहता क्या है, वहाँ बहुत तरह की मछलियाँ, बहुत से जानवर, बहुत से पक्षी आए और रहने लगे, एक बायोडाइवर्सिटी डेवलप कर गया। तब वहाँ के लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, एक क्लब बनाया। उस क्लब का नाम था फोम। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, फोम का फुल फॉर्म लिखिए। तो फोम का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्स। क्या नाम है? फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्स। जो है एक ग्रुप है, जो आर्कटा के लोगों ने एक क्लब बनाया, एक ग्रुप बनाया, एक संस्था बनाया, उसको देखभाल करने के लिए। ये क्वेश्चन बराबर आता है बच्चों, कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लो। ये जो है कहाँ हुआ? अमेरिका के कैलिफोर्निया के आर्कटा नामक जगह पर। वहाँ के लोगों ने हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के लोगों से मिलकर 60 एकड़ लैंड को 6 हिस्सा में बांट करके बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी और प्लांट को ग्रो किया। और पानी को फर्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट के बाद सेकंड स्टेज में जो है, जिसमें हेवी मेटल था, डिजॉल्व सब्सटेंसेस थे, उसको पास किया। और जब लास्ट में जब पानी बाहर निकला, देखा कि पानी एकदम प्योर है। और इसलिए जो पानी को फिर यूटिलाइज कर लिया, शहर में सप्लाई कर दिया। और उन्होंने एक इनोवेटिव अप्रोच हुआ, एक नया तरीका हुआ जो दुनिया को दिखाया कि देखो भाई ऐसे भी होता है। अब आपके सामने जो थर्ड है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या है साहब? कोई भी कूड़ा कचरा जो आप फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा, कहता है
एवरीथिंग दैट गोज आउट इन थ्रैश, जो आप कूड़ा कचरा में कुछ को फेंकते हैं उसको सॉलिड वेस्ट कहते हैं। अब एक म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, म्यूनसिपैलिटी वाला, नगर निगम वाला जो कूड़ा कचरा उठाता है वो कहाँ का उठाता है? घर का, ऑफिस का, स्कूल का, अस्पताल का, जो भी कूड़ा कचरा को कलेक्ट करता है कौन करता है? म्यूनसिपैलिटी करती है। म्यूनसिपैलिटी जो कूड़ा कचरा, देखिए कूड़ा कचरा जो है, ये कूड़ा कचरा दिखाया गया है जो घर से, ऑफिस से, स्कूल से, हॉस्पिटल से निकलता है, उस कूड़ा कचरा को क्या करेगा म्यूनसिपैलिटी? या तो कहीं जाकर डंप करेगा, माचिस मारेगा, आग लगा देगा, जला देगा, और जब बर्निंग होगा, धुआं निकलेगा तो वही पोल्यूशन कॉज करेगा, तो बड़ा पोल्यूशन हो गया। जाइए दिल्ली में जाइए, ओखला के पास जाइए, देखिए कितना बड़ा का पहाड़ एकदम लगता है, ढेर हो गया, बाप रे बाप, चल के प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद सेकंड है सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल में क्या है? गड्ढा खोदा, गड्ढा में कूड़ा कचरा डाल दिया, ऊपर से झक दिया, और झाँकने के बाद तो इसमें फिरा क्या हो गया कि जो कूड़ा कचरा गड्ढा में भर दिए है उसके जो केमिकल निकला, जो उसका जो बायोडिग्रेडेशन हुआ, जो केमिकल निकला, वो अंदर अंदर रिश्ते अंडरग्राउंड वाटर में गया और पानी को जो है दूषित कर दिया, प्रदूषित कर दिया। आपको देखना है गया में, अब रमनाथ की तरफ देखिए, जितना गया का पानी है सब फल्गु में गिरता है, और फल्गु में गिरने के बाद रमना के किनारे, चौक किनारे जितना मकान है सब जगह जहरीला पानी है, कोई पी नहीं सकता, महकता है पानी एकदम। जो वेस्ट सब्सटेंस है 3 ग्रुप बनाया गया, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकेलेबल। बायोडिग्रेडेबल वो हुआ जिसको हम लोग ऑर्गेनिक मैटर, जो हमारा जो सिस्टम है वो उसको तोड़ सके, ब्रेक कर सके, उसको कहता है बायोडिग्रेडेबल। और एक हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो डीडीटी वगैरह कर सके, जो हमारा शरीर जो है न एक्सक्रीट कर सकता है, न यूटिलाइज कर सकता है। जैसे प्लास्टिक है वो जाम कर देता है, ये न टूटता है, न फूटता है, न सड़ता है, न गलता है, जैसे एज इट इज रह जाता है। ये जो है बड़ा खतरनाक होता है। रिसाइकेलेबल जो है आपको मेटल वगैरह उसको गला दिए, फिर उसका यूटिलाइज कर लिए, ये सब कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हॉस्पिटल वेस्ट, अस्पताल से निकलने वाला जो गंदगी है इसको कैसे डिस्पोज करेंगे? इसको डिस्पोज करने का 2 तरीका है, या तो गड्ढा खद के डाल दीजिए, फिर वही पोल्यूशन होगा, केमिकल है उसका, बैक्टीरिया जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फिर बीमारी फैलाएगा, वहाँ पर जो कि मच्छर मक्खी डेवलप करेगा। उससे बढ़िया तरीका इंसिनरेटर में क्या कहता है कि ये भट्टा है, जिसे आप देखते होंगे आजकल शमशान घाट में लकड़ी पर जलाते हैं, एगो मशीन होता है विद्युत शब्दाग्नि, तो वही विद्युत शब्दाग्नि है, उसमें डाल दीजिए इंसिनरेटर में। इलेक्ट्रिकल फर्नेस है, उसमें जाकर डाल दीजिए, हीटर है, बड़ा हीटर, उसमें पूरा जल के स्वाहा हो जाएगा, इंसिनरेटर कहता है। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है? जो कूड़ा, जो कंप्यूटर, जो आपका मोबाइल जितना चीज़ आईसी लगा हुआ, चिप लगा हुआ है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग का जमाना आ गया। ये जमाना में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, ई वेस्ट का फुल फॉर्म आएगा। क्या है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? कंप्यूटर है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। आजकल नया जमाना है, 21वीं युग का जमाना है साहब, इसको बहुत ज़्यादा कचरा डेवलप हो रहा है, इसको कैसे साफ करिएगा? इसका भी 2 तरीका है, या तो लैंडफिल के द्वारा या इंसिनरेटर के द्वारा। उसको जो है चूल्हा भट्टा है, इलेक्ट्रिकल जो है भट्टा है, इलेक्ट्रिकल फर्नेस है, उसमें डाल दीजिए, जल के लहर के सब खत्म हो जाएगा। तीसरा है रिसाइकलिंग, या इसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं। रिसाइकलिंग के केस में क्वेश्चन आता है बड़ा परीक्षा में कि सबसे ज़्यादा जो ई वेस्ट है या डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका है, जापान है, वो सब जो है पैदा करता है, अब अपना कूड़ा कचरा को डेवलपिंग कंट्री में, भारत में, पाकिस्तान में, चाइना में जाकर डाल देता है। और वहाँ क्या है, रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है बेटा, वो सब ऑटोमेटिक मशीन से होता है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन हम लोग को डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि जो कूड़ा, इसे जो रिसाइकलिंग इज द ओनली सोल्यूशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट, ठीक है नहीं? अब ये क्या कहता है, उसके कारण क्या हुआ कि जो है जो डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ के जो मजदूर जो उसको काम करते हैं, उनको जो है क्या बोलते हैं, उनको टॉक्सिन जो है, जहर जो है बॉडी में घुस जाता है, उनके लिए हार्मफुल है, हजारस हो जाते हैं। इसलिए कहता है कि इनका जो रिसाइकलिंग करिए, बहुत ढंग से करिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर में इनको करना चाहिए। एक स्टडी है प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक के ज़माना में प्लास्टिक बैन कर दिया गवर्नमेंट, प्लास्टिक का यूटिलाइज मत करो क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, न सड़ता है न गलता है। ये जो है नली को जाम कर दिया, गाय भैंसे खा गई, उसको जो है वो करता है। प्लास्टिक वेस्ट का केस में क्या हुआ, केस पढ़ना है अहमद खान के बारे में। ये अहमद खान कहाँ के थे? बंगलोर के थे। क्या करते थे? प्लास्टिक का बोरी बनाते थे। तब बोरी बनाते बनाते उनके दिमाग में आया, एक केमिकल बनाए, उस केमिकल का नाम क्या है? पॉलीब्लेंड। केमिकल का नाम क्या है? पॉलीब्लेंड नाम है। ये पॉलीब्लेंड किससे बनाए? प्लास्टिक की बोरी से बनाए। क्या बनाए? एक केमिकल पॉलीब्लेंड फाइन पाउडर के रूप में। ये पॉलीब्लेंड से क्वेश्चन आता है, क्या है ये? इसका याद कर लीजिए, RMP। देहात में जो डॉक्टर साहब होते हैं,
रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP, रिसाइकिल मॉडिफाइड प्लास्टिक। किससे बनाया? प्लास्टिक बैग से बनाया। फाइन पाउडर को क्या कहा? पॉलीब्लेंड। इस पॉलीब्लेंड को क्या किया? जो कोलतार था, अलकतरा था, जिसे रोड बनता था, दोनों को मिक्स कर दिया। अब मिक्स करके रोड बनाया। तो क्या देखा कि रोड की क्वालिटी सुंदर हो गई। उसका वाटर रिपेलेंट कैपेसिटी, जो विटुमिन है, जो कोलतार है, अलकतरा है, उसकी वाटर रिपेलेंट कैपेसिटी क्वेश्चन बराबर आती है, कितना गुना बढ़ गया? 3 गुना बढ़ गया। कोलतार का, अलकतरा का सबसे बड़ा दुश्मन पानी है। रोड बनता है, कालीकरण होता है, पानी पड़ गया, गड्ढा होता है। ये समझ लो बच्चों। इस काम में अहमद खान ने किसका मदद लिया? RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बंगलोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मदद लिया। ये जो प्लास्टिक वेस्ट का जो रेमेडी था, जो रास्ता, ये अहमद खान बंगलोर क्या बनाया? पॉलीब्लेंड में क्या किया? बिटुमेन से, कोलतार से मिक्स कर दिया और रोड बनाया। रोड की का जो गुणवत्ता थी वो 3 गुना बढ़ गई। बस यही याद करना है। मदद किसने लिया? RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड इससे लिया। अब है बच्चों एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट। खेत में जो आजकल खूब फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, खुद दवाई यूज करते हैं, सिंपल भाषा में खूब दवाई यूज करते हैं। दवाई में कौन कौन चीज़ है भाई? पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, हर्बिसाइड है, फंगिसाइड है, केमिकल यूज करते हैं। ये केमिकल का यूज प्रचलन कब बढ़ा? आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन में फसल का उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन इसका भी जो कंजम्पशन था काफी बढ़ गया। अब ये जो केमिकल्स है, ये केमिकल क्या करेगा कि जब फिर पानी से बह के फिर तालाब नदी में जाएगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस बढ़ाएगा, एल्गल ब्लूम होगा, यूट्रोफिकेशन होगा ना होगा बच्चों? तो वो क्या होगा? बायोमैग्निफिकेशन होगा, DDT वगैरह रहेगा, पहुंच जाएगा ऊपर एकदम। यूट्रोफिकेशन पढ़वे की है, तालाब वगैरह, नदी वगैरह में एल्गल ब्लूम होगा और सॉइल का इकोसिस्टम खत्म करेगा। यहाँ पर जो है बच्चों, अब आप आइए, एक केस स्टडी है, बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कहता है कार्बनिक खेती या जैविक खेती कहते हैं। कार्बनिक खेती का मतलब हुआ वह तरह का खेती जिसमें रसायन का उपयोग ना हो, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग ना हो, नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, उसे कहता कार्बनिक खेती। कोई केमिकल का यूज नहीं है साहब। ये जो स्टडी जो है, ये रमेश चंद्र डागर, ये कहाँ के किसान थे? सोनीपत हरियाणा के किसान थे। उनका बड़ा का फार्म हाउस था। फार्म हाउस में उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके से खेती करते थे, फसल पैदा करते थे, अनाज पैदा करते थे। और ये क्या है? साइक्लिकल और जीरो वेस्ट। साइक्लिकल मतलब कि जो है एक का जो वेस्ट मटेरियल है दूसरे का न्यूट्रिएंट के रूप में काम आता है। उन्होंने अपने खेत में, अपने फार्म हाउस में बहुत तरह का काम करते थे। क्या काम करते थे? क्वेश्चन पूछेगा तो रटने में फेल कर जाएगा, तो फॉर्मूला याद कर लो। वो क्या काम करते थे? रमेश चंद्र डागर, सोनीपत वाले किसान, उनका बड़ा फार्म हाउस था। वो ABCD करते थे। क्या करते थे? ABCD करते थे। क्या मास्टर साहब क्या करते थे साहब? ABCD करते थे सर। तो कैसे ABCD करते थे समझा देते हैं आपको। A से एग्रीकल्चर, B से बी कीपिंग, C से कंपोस्टिंग, D से डेयरी फार्मिंग। आपको एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। क्या करते थे डागर साहब? सोनीपत वाले किसान जो थे, एक अपने खेत में ABCD करते थे। क्या करते? ABCD पढ़ते थे। एग्रीकल्चर, बी कीपिंग, कंपोस्टिंग, डेयरी फार्मिंग। जो एग्रीकल्चर से जो घास फूस, जो पुआल वाल बना, उसको जो है गाय भैंस को खिला दिए तो चारा का काम आ गया। गाय भैंस का जो गोबर निकला, वो गोबर से खाद भी बन गया और गोबर से बायोगैस भी बन गया। और जो बायोगैस बना उससे जो है बिजली पैदा किए। और पानी वाला जो मोटर है हुड़ चल रहा है और पानी खेत में पैदा काम हो रहा है। चलिए साहब, सब काम कर लिए, के साथ कर लिए। ABCD याद कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन किया? ये साइक्लिकल है। एक का रॉ मटेरियल, दूसरे का, एक का वेस्ट मटेरियल, दूसरे का रॉ मटेरियल। और जीरो वेस्ट है, कोई पैसा नहीं लगा, सब एक का सामान दूसरा का सामान तीसरा में यूटिलाइज कर लिया। साइक्लिकल जीरो वेस्ट। रमेश चंद्र डागर, सोनीपत, कौन काम करते थे? ABCD। और उन्होंने क्या किया अपने एरिया में? अकेले ऐसा नहीं था कि सब हम लोग जैसा कि सब अपने छिपा कर रखो, सबको दुनिया को फैलाए, एक क्लब बनाए। किसान हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब है, जिसमें 5000 किसान का एक ग्रुप बनाया। क्वेश्चन पूछेगा कि रमेश चंद्र डागर कहाँ के थे? सोनीपत के थे। कैसा फार्मिंग किए? ऑर्गेनिक फार्मिंग किए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक खेती में क्या होता है? कोई केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता है। अब आपको बेटा एक लास्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जो है ये रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में जान लीजिए। आजकल तो बहुत
हर को धमकी देता है, बम गिरा देंगे, एटम बम गिरा देंगे, बच के रहो। ईरान तो रोज़ कहता है, और नॉर्थ कोरिया ये तो रोज़ डरा के रखता है, हर को डरा हुआ ऐसा बम गिरा दे बप्पा रे बप्पा। ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है ये आजकल बहुत यूटिलाइज होता है, मतलब आप लोग नाम सुनते हैं, इसको कैसे ठीक करेंगे, कैसे इसको वो करेंगे। तो जो भी रेडियो एक्टिव जो भी मैटर है वो एटम का बना है। एटम में न्यूक्लियस होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो अनस्टेबल एटम होते हैं उनके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं, हाई एनर्जी वेव्स निकलते हैं, जिसको अल्फा बीटा गामा कहते हैं। वो हमारे शरीर के लिए बड़ी इंजूरियस हैं। यूरेनियम, थोरियम, स्ट्रोंशियम, क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रोंशियम 90 बड़ी खतरनाक आइसोटोप है भैया। तो वो जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है बहुत से बिजली बन रहा है, बहुत तरह का अच्छा भी और खराब भी हो रहा है। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो हो रहा है, जो कचरा है, उसको कहता है कि सील्ड कंटेनर में डालिए और धरती के अंदर में, पत्थर के अंदर में 500 फीट के अंदर जाकर के उसको बरीड कर दीजिए। लेकिन इसका दो गो प्रॉब्लम है। रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियर मटेरियल का जो यूज़ कर रहे हैं फायदा के लिए, दो गो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है लीकेज का। एक लीकेज तो पढ़वे किए, एक्सीडेंटल लीकेज कहाँ हुआ, 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल डिजास्टर, एकदम याद कर लीजिए, बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, लीकेज कर गया, बहुत लोग अपंग हो गए। नागासाकी, हिरोशिमा में बम गिराया अमेरिका ने, कितना लोग अपंग हो गए। आज तक भी जो है टेढ़ा कुड़ा, लंगड़ा गूंगा बहरा पैदा हो रहे हैं। देख लीजिए साइंस का कमाल, ये चीज़ें बच्चों। तो वही कहता है कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है इसको सील्ड कंटेनर में डालिए और धरती के अंदर 500 मीटर धरती के अंदर गहरा में डाल दीजिए। बच्चों आज मैं एक लास्ट ये जो पॉइंट है, इसके बाद मैं फिर आपको अगले दिन में जो है ग्रीन हाउस गैसेज पढ़ाऊंगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है इकोसैन। इकोसैन का मतलब होगा इकोलॉजिकल सैनिटेशन। इकोलॉजिकल सैनिटेशन, इकोलॉजिकल सैनिटेशन, इकोसैन का मतलब क्या हो, इकोलॉजिकल सैनिटेशन। ये कहाँ फेमस है, केरला में, जो भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, और कहाँ, श्रीलंका में। यहाँ क्या होता है इकोसैन में, समझ लो बहुआ, एकदम ठेठ भाषा में कि लोटा लेके खेत में जाना। ये क्या है इकोसैन, लोटा लेके खेत में जाइए सुबह पोटी के लिए, मैदान के लिए, पैखाना फिरे के लिए, इकोसैन में ही होता है। तो वहाँ क्या कहता है, कंसेप्ट क्या है, एक बार जब पैखाना जाते हो, फ्लश चलाते हो, तो 5 लीटर 6 लीटर पानी बर्बाद करते हो, और 0.1% इम्प्योरिटी के कारण वो पानी पूरा बेकार हो गया। घर में 10 वो आदमी हैं, पूरे शहर में कितना पानी बर्बाद कर रहे हैं फ्रेश वाटर को, वो तो भगवान मालिक है। तो कहता है केरला के लोग और श्रीलंका के लोग बोले कि उतना पानी का जो वेस्टेज हो रहा है, फ्रेश वाटर का वेस्टेज हो रहा है, अगला आने वाला लड़ाई जो दुनिया का वर्ल्ड वार होगा वो पानी के लिए होगा। पानी को कंजर्व करो, पानी को बचाओ। तो क्या करो, पोटी जाने के लिए लोटा लो, खेत में जाओ, और गड्ढा पहले ऐसी मत हक दो, पहले गड्ढा खोदो, गड्ढा में बैठ, गड्ढा खोद करके पोटी उसमें डाल दो, और डालने के उसको झक दो। यही कहता है बेटा, देखो क्या कहता है, सीवेज, इससे क्या होगा कि पानी की खपत भी कम होगा। 3 गो दोस्त गए, 1 लीटर एक बोतल पानी लिए, तीनों दोस्त काम चला लिए, और यहाँ तो 5 से 15 लीटर पानी बर्बाद हो गया भैया। सीवेज वाटर बन गया, नली का पानी बन गया, बेकार हो गया। सीवेज वाटर लॉस लिस्ट होगा, पानी का कम होगा। जो आपका पोटी है वो आपका खेत में जो है फर्टिलाइजर का भी काम करेगा, नेचुरल फर्टिलाइजर भी काम करेगा, आपका पानी भी बचत हो गया। और क्या चाहिए। तब जो पैखाना है, जो पोटी है, वो कंपोस्टिंग का काम, बायो फर्टिलाइजर का काम करेगा, ह्यूमन एक्सक्रीटा। और जो नेचुरल फर्टिलाइजर, कंपोस्टिंग, बायो फर्टिलाइजर का काम करेगा, पानी का जो है बचत होगा। ये सिस्टम कहाँ डेवलप है, केरला में, जो सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है, विकसित राज्य है भारत देश का, और श्रीलंका में इको स्कैन। इको स्कैन क्या है, पानी को बचाने का एक तरीका है, और फ्री में फर्टिलाइजर जो है डेवलप, कंपोस्टिंग बनाइए, ह्यूमन स्क्रीटा से, पोटी से खाद बनाइए और पानी बचाइए। इको स्कैन्स पढ़िए, इकोलॉजिकल सैनिटेशन, केरला और श्रीलंका में। बच्चों गुड बाय। आज मैं अगले दिन में क्लास में आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ाऊंगा। गुड बाय बच्चों, थैंक यू बच्चों। इस चैप्टर को पढ़ो, आपको ज्ञा गाइडेंस प्रोग्राम के यूट्यूब पर जाकर के ज्ञा गाइडेंस प्रोग्राम चैप्टर खोलो और उसको मन से पढ़ो। एक कोर्स आपको मैं ऐसा पढ़ा दिया हूँ कि आपको दिमाग से स्केप नहीं करेगा। अगर इसके बाद भी अगर आपका स्केप कर गया तो मैं यही समझूंगा कि आपका बल्ब ही फ्यूज है और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि ऐसा सरकारी स्कूल का मास्टर साहब ही पढ़ावेंगे कि जो बच्चों को प्यार करते हैं कि मेरा बच्चा फेल नहीं हो और एक बार में इंडिया टॉप करे। जैसे बिहार का टॉप किया ना, इंडिया टॉप किया IAS में, हैं हम बिहारी सब पर भारी। थैंक यू बच्चों।